अध्याय 686 योजना विफलता 2। भाई जियानली। मियामियान कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वह चली गई। शेन मियामियान के कुछ शब्दों ने गू जियानली को परेशान कर दिया था और वह इस समय बहुत बुरे मूड में था। आप हार गए, बेकार। झो सियू ने चुपचाप खुद को शाप दिया। तुम असफल कैसे हो सकती हो? मियामियान बहुत पतली है, तुम उसे कैसे नहीं संभाल सकते? क्या हम सहमत नहीं थे कि तुम उसे मारकर यहाँ ले आओगे? उद्धरण चिन्ह। पिछली बार जब वह गू जियानली के साथ अध्ययन करने के लिए गू परिवार में आई थी, तो बाद में वह उससे मिली और गलती से पता चला कि गू जियानली के मन में शेन मियामियान के लिए भावनाएं थीं। हंस की लालसा करने वाले मेढक होने का मजाक उड़ाते हुए उसने एक योजना बनाई थी। गू जियानबिन के अपने गृहनगर लौटने तक इंतजार करना और शेन मियामियान को बाहर आने के लिए धोखा देना। मुश्किल हो गया था। जब एक पत्थर से 3 शिकार करने चाहिए थे तो योजना विफल कैसे हो सकती थी? गू जियानली ने बताया, वह मेरे साथ आने को तैयार थी, इसलिए मैंने उसे बाहर नहीं निकाला। लेकिन कौन जानता था कि वह आधे रास्ते से भाग जाएगी। झो सियू। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह इतनी गुस्से में थी कि अब कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। गू जियानली की बदसूरत दृष्टि को देखकर उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। एक गहरी सांस लेते हुए उसने शांत होकर कहा, भाई जियानली, हिम्मत मत हारो। मैं अगली बार दूसरी योजना बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। बस याद रखना, एक बार चावल पक जाने के बाद मियामियान निश्चित रूप से तुमसे शादी करेगी। अगर वह तुमसे शादी नहीं करती है तो कोई और उसे नहीं चाहेगा। मम्मा। गू जियानली ने सिर हिलाया और घर वापस जाने के लिए मुड़ा। अभी वह शेन मियामियान के बारे में नहीं सोच रहा था, वह केवल घर के बारे में सोच सकता था। झो सियू निकलने ही वाली थी कि उसने अचानक तियान कैयान की आवाज़ सुनी और जल्दी से फिर से कोने में छिप गई। थोड़ी देर बाद लू सियुआन और तियान कैयान के आंकड़े सामने आए। लू सियुआन ने मौके पर ही पलटकर मांग की, तियान कैयान, शेन मियामियान कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता। तियान कैयान भी दहशत में था। ये झो सियू ही थी जिसने उसे यहाँ शेन मियामियान के लिए इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था और उसने झो सियू को भी नहीं देखा था। लू सियुआन को लगा जैसे उसके साथ खिलवाड़ किया गया है और गुस्से से उसके माथे पर नसें उभर आईं। तियान कैयान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तियान कैयान, मुझे तुम्हें दोबारा देखने मत देना। हर बार जब मैं ऐसा करूँगा मैं तुम्हें मारूंगा और मुझे परवाह नहीं होगी कि तुम पुरुष हो या महिला। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। सियुआन। जैसे ही वह आकृति आगे बढ़ी, तियान कैयान ने गुस्से में अपना पैर पटक दिया। ये सब झो सियू की गलती थी, उसका सारा धोखा। कॉल करना बंद करो, वह बहुत पहले ही चला गया है। झो सियू कोने से बाहर चला गया। ये सब तुम्हारी गलती है। अब सियुआन मुझसे इतनी नफरत करता है कि वह मर भी सकता है। तियान कैयान ने अपना सारा गुस्सा झो सियू पर निकाला। क्या तुमने नहीं कहा कि शेन मियामियान किसी दूसरे आदमी के साथ बेवकूफ़ बना रहा था? वह कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। कैयान, मैंने तुमसे पहले कहा था, ये योजना सफल नहीं हो सकती है। मुझे इसके विफल होने की उम्मीद नहीं थी। झो सियू ने आह भरी। वहाँ बहुत सारे अच्छे आदमी हैं। अगर वह वास्तव में तुम्हें पसंद नहीं करता है तो कोई दूसरा आदमी ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो। सही है, बहुत सारे अच्छे आदमी हैं और गू जियानबिन बुरा नहीं है, तियान कैयान ने कड़वाहट से कहा और चुपचाप चला गया। झो सियू ने उसके जाते हुए चेहरे को नाराजगी से देखा और स्कूल वापस जाने की योजना बनाते हुए तेजी से उसके पीछे चली गई। अप्रत्याशित रूप से
बीच रास्ते में उनकी मुलाकात यांग जियाओक्सी से हुई, जो एक दोस्त के साथ खरीदारी करने के लिए निकली थी। पहले से ही बुरे मूड में तियान कैयान किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर फूट फूट कर रोने लगी जिसे वह नापसंद करती थी। छोटी फूहड़ यांग जियाओक्सी ने उस पर कोई ध्यान देने का इरादा नहीं किया था और वह बस उसे घूरते हुए उसके पास से गुजरने वाली थी, लेकिन अपमानित होने पर वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। तियान कैयान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे शाप देने वाले कौन हो? उद्धरण चिन्ह। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें श्राप दूं? तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खास हो क्योंकि तुम्हारे पिता प्रिंसिपल हैं? तियान कैयान बहस करके या उससे भी बेहतर लड़ाई करके अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। यांग जियाओक्सी से मिलना, यह उसका दुर्भाग्य था। अध्याय 687। एक संकीर्ण सड़क पर दुश्मन एक। तुम कुतिया हो। तुम्हारा पूरा परिवार कुतिया है। यांग जियाओक्सी उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी और वे दोनों आमने सामने एक दूसरे को कोसने लगे। देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और झो सियू को शर्मिंदगी महसूस हुई। यदि आप बहस करना चाहते हैं तो सड़क के किनारे जाकर बहस करें। इतने सारे लोगों को देखते हुए यहाँ ऐसा न करें। क्या आपको शर्म नहीं आती? उद्धरण चिन्ह। यांग जियाओक्सी के दोस्त को भी इस तरह से देखे जाने पर असहजता महसूस हुई। जियाओक्सी, वे हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम बंदरों का प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद हमें चले जाना चाहिए। अगर तुममें हिम्मत है तो आओ और वहां मुझसे बहस करो। तियान कैयान सीधे पास की खाली गली की ओर चला गया। यांग जियाओक्सी, जिसे मात नहीं देनी थी, ने तेज कदमों से उसका पीछा किया। ये देखने के बाद झो सियू और यांग जियाओक्सी के दोस्त भी पीछे हो गए। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके झगड़े ने दो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। गली गहरी थी, जो अंत में एक बड़े पुराने आंगन वाले घर तक जाती थी। ये स्थान एक पुराने धनी परिवार का अवशेष था और किसी अज्ञात कारण से इसे छोड़ दिया गया था और यह निर्जन रह गया था। यहाँ तक कि मुख्य द्वार भी टूट गया था। आंगन घास फूस से भरा हुआ था और बहुत डरावना लग रहा था। बहस करते समय परेशान होने से बचने के लिए वे चारों सीधे अंदर चले गए। तियान कैयान, क्या तुमने मुझे अपमानित करने का साहस करने के लिए तेंदुए का साहस खाया है? यांग जियाओक्सी ने अपने कूल्हों पर हाथ रखते हुए तियान कैयान को गुस्से से देखा। इस लानत लड़की ने न केवल लू सियुआन को बहकाया, बल्कि उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत भी की। अगर मैंने आपका अपमान किया तो इसका क्या होगा? तियान कैयान डरे नहीं और साहसपूर्वक बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके पिता तीसरे मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल हैं? चाहे उनके हाथ कितने भी लंबे क्यों न हों, वे दूसरे मिडिल स्कूल में नहीं पहुंच सकते। मुझे आपके साथ व्यवहार करने के लिए अपने पिता की आवश्यकता नहीं है। यांग जियाओक्सी ने आगे बढ़कर हमला किया और दोनों में जमकर हाथापाई होने लगी। उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। बाल खींचने और चेहरे नोचने पर उतारू हो जाएगा। झो सियू को उसके नीचे लड़ने का विचार आया। उसने इसे धूर्तों के समान ही माना और जियाओक्सी का दोस्त प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत डरा हुआ था। लड़ाई निश्चित रूप से जीवंत है, हमें इसमें शामिल होने की परेशानी से बचाती है। प्रवेश द्वार से अचानक एक शरारती पुरुष की आवाज़ गूंजी। आवाज़ सुनकर यांग जियाओक्सी और तियान कैयान ने सहज रूप से प्रवेश द्वार की ओर देखा और वहां कई अपरिचित लोगों को खड़ा देखकर यांग जियाओक्सी सहज रूप से सावधान हो गए। तुम लोग कौन हो? हमारी लड़ाई का तुमसे क्या लेना देना? उद्धरण चिन्ह। तियान कैयान उन आदमियों को देखकर डर से पीला पड़ गया। यह कोई और नहीं बल्कि सन ही था, वही आदमी जिसने पहले उसे धमकाया था।
यह कोई आकस्मिक मुलाकात नहीं थी। उसकी वापसी का साफ मतलब था कि वह पिछली बार की घटना का बदला लेने के लिए यहाँ आया था। तियान कैयान भयभीत हो गया और उसने सहज रूप से भागने की कोशिश की, लेकिन सन हे ने उसे रोक दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो? उसने अर्थपूर्ण दुष्ट मुस्कान के साथ आंगन की ओर देखा। मेरे लिए इतनी सुविधाजनक जगह चुनने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे परेशानी से बचा लिया। उद्धरण चिन्ह। उसने तियान कैयान के गाल को अपने हाथ से थपथपाते हुए कहा। पुलिस को आपके आखिरी कॉल के कारण मुझे बहुत देर तक आवारा कुत्ते की तरह इधर उधर भागना पड़ा। मैं उस शिकायत को नहीं भूला हूँ। मैं वह नहीं था जिसने पिछली बार पुलिस को फ़ोन किया था। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दें। तियान कैयान ने अपना जुझारू स्वभाव खो दिया और विनती की। यांग जियाओक्सी को एहसास हुआ कि यह आदमी तियान कैयान का दुश्मन था और उसके साथ खिलवाड़ करना मुश्किल लग रहा था। वह मूर्ख नहीं थी, वह जानती थी कि कब सख्त होना है और किसे नहीं भड़काना है। इसलिए उसने कहा, यह आप दोनों के बीच है, आप इसे संभालें, हम जा रहे हैं। ऐसा कहने के बाद उसने अपने दोस्त के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन सन हे के आदमियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, आप में से कोई भी नहीं जा सकता। पुलिस को लेकर पिछली बार से उन्होंने सबक सीख लिया था। ये सुनकर यांग शियाओक्सी का दोस्त फूट फूट कर रोने लगा। इस प्रतिक्रिया को देखकर यांग शियाओक्सी भी चिंतित हो गई। आपके मामले का हमसे क्या लेना देना है? उद्धरण चिन्ह। अध्याय 688। एक संकरी सड़क पर दुश्मन दो सूर्य। उन्होंने कहा, आप केवल अपनी बुरी किस्मत को दोष दे सकते हैं। भाड़ में जाओ। यांग जियाओक्सी गुस्से में थी, अपने दोस्त को भागने के लिए खींच रही थी, लेकिन उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया जिन्हें वह अपने साथ लाया था। दोनों जमकर संघर्ष करने लगे और जब झो सियू ने ये देखा तो वह शांत रही, जबकि सभी का ध्यान उन पर था और वह बाहर निकल गई। जब सन हे ने उसे भागते हुए देखा तो उसने तुरंत किसी को उसका पीछा करने का आदेश दिया, जबकि यांग शियाओक्सी और उसके 3 दोस्तों को बांध दिया गया और घर में ले जाया गया। झो सियू अपना रास्ता चुने बिना पागलों की तरह दौड़ती रही। उसे ये भी नहीं पता था कि वह कितनी देर तक दौड़ चुकी है। जब वह दौड़ने के लिए बहुत थक गई तो उसे एहसास हुआ कि उसने उस व्यक्ति से छुटकारा पा लिया है। वह जमीन पर गिर पड़ी। डर के मारे उसके पैर कमजोर हो गए। थोड़ा शांत होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलती से सब्जी बाजार के पास चली गई थी। जैसे ही वह सोच रही थी कि क्या करना है, उसने लू सियुआन को शेन मियामियान को खोजते हुए देखा। झो सियू मानो जीवन रेखा को पकड़ रहा हो, लू सियुआन की ओर दौड़ा। झो सियू को देखकर लू सियुआन ने भौहें चढ़ाईं। पागल औरत की तरह लग रही हो, तुम क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। लू सियुआन, जल्दी आओ और किसी को बचाने में मेरी मदद करो, झो सियू ने उसे अपने साथ खींचते हुए कहा। लू सियुआन ने उसे झिड़कते हुए कहा, अगर यह किसी को बचाने की बात है तो 120 पर कॉल करें। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं किसे बचा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर झो सियू ने कहा, ये शेन मियामियान को बचाने के लिए है। पिछली बार जब आपने तियान कैयान को उसके साथ बचाया था तो आपने किसी को नाराज कर दिया था। उन्होंने द्वेष रखा है और अब वे उसके पीछे हैं। इन शब्दों पर लू सियुआन का चेहरा तुरंत बदल गया। सुन हे। उद्धरण चिन्ह। वह वही है, झो सियू ने सिर हिलाया। उन्होंने शेन मियामियान को 18वें नंबर पर उस परित्यक्त आंगन में बंद कर दिया है। जैसे ही उसके शब्द गिरे, लू सियुआन हवा के झोंके की तरह भड़क उठी। जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ। डू शियाओ हुई लू सियुआन की तलाश में आया था।
इस बार वह लू सियुआन के साथ घूमने की उम्मीद में वापस नहीं गया। केवल उसे ऐसे भागते हुए देखा जैसे कोई भूत उसका पीछा कर रहा हो। वह सहज रूप से उसके पीछे दौड़ा। लू सियुआन, तुम किसके लिए दौड़ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। लू सियुआन ने कहा, शेन मियामियान का अपहरण कर लिया गया है। वे दोनों आंगन के प्रवेश द्वार तक दौड़े और देखा कि 2 आदमी दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। लू सियुआन और डू जियाओहुई ने 2 लोगों को जमीन पर गिरा दिया। फिर घर में घुस गए। मियाँ एक नज़र में उन्होंने शेन मियामियान को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने यांग शियाओक्सी और तियान कैयान को कमरे में बंधे हुए देखा। मुक्का मारे जाने से तियान कैयान का चेहरा सूज गया था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, जबकि यांग शियाओक्सी और उसकी दोस्त भी डर से कांप रही थीं। लू सियुआन, सन को देखकर वह घबराया नहीं। इसके बजाय उसने एक दुष्ट मुस्कान प्रकट की। लू सियुआन, ऐसा लगता है जैसे आपने स्वर्ग के द्वार को त्याग दिया है और खुद को नरक के मुंह में डाल दिया है। डू शियाओहुई, आप दोनों अब भी एक साथ हैं। बिल्कुल सही। हम नई और पुरानी शिकायतों को एक ही बार में सुलझा सकते हैं। पिछली घटना में शामिल होने के कारण सन वह हमेशा डू शियाओहुई से नाराज था। ऐसा क्यों था कि जब सभी लोग एक साथ लड़े तो डू शियाओहुई अकेले बच गए? शेन मियामियान कहाँ है? लू सियुआन उसके साथ शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अब केवल शेन मियामियान के बारे में चिंतित था। डू शियाओहुई को सनहे को देखकर गहरा अफसोस महसूस हुआ। पिछली घटना को लेकर उसे सनहे के लिए कुछ हद तक खेद भी महसूस हुआ। सनहे के चेहरे पर अफसोस झलक रहा था। वास्तव में अगर वह यहाँ होती तो यह सही होता, लेकिन चिंता मत करो। तुम लोगों के साथ बात खत्म करने के बाद मैं जाऊंगा और उसकी देखभाल करूंगा। वह अब किशोरावस्था में था, हालांकि कद में छोटा नहीं था। पिछली घटना से गुजरने के बाद न केवल उसने सुधार नहीं किया, बल्कि उसने अपनी उम्र के आसपास कई युवा साथियों को भर्ती किया और एक गिरोह का नेता बन गया। इस समय वह निडर खड़ा था, मानो कोई चीज उसे डरा नहीं सकती। ये जानकर कि शेन मियामियान वहां नहीं था, लू सियुआन को राहत महसूस हुई, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह भेड़ियों और बाघों का अड्डा था और इसे छोड़ना महंगा पड़ेगा। हालांकि वह डरने वालों में से नहीं थे। यांग जियाओक्सी के मुंह में कुछ भरा हुआ था और वह बोल नहीं पा रही थी। वह दबी दबी आवाजें निकालती रही और लू सियुआन और डू जियाओहुई को जल्दी से निकलने का इशारा करती रही। पुलिस को बुलाने के लिए भागना एक चतुर चाल थी। लड़ने के लिए बने रहना स्पष्ट रूप से नुकसानदेह था। अध्याय 689 स्वीकारोक्ति। शेन मियामियान ने लू सियुआन और डू जियाओहुई को फिर से अस्पताल में देखा। भागने के बाद वह किराने की दुकान पर वापस गई और सुना कि लू सियुआन उसे ढूंढ रहा था, जिससे उसे तुरंत बुरा लगा। जैसे ही वह बाहर जाने वाली थी और लू सियुआन की तलाश कर रही थी, उसकी मुलाकात दाजुन से हुई जो अभी अभी लौटा था। उनकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी और शेन मियामियान को अचानक चिंता का दर्द महसूस हुआ। पूछने के बाद उसे पता चला कि लू सियुआन और डू जियाओहुई एक लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और हे नान उन्हें पहले ही अस्पताल ले गए थे। आगे सोचने में समय न लगाते हुए वह और दाजुन एक साथ अस्पताल गए। जब वे अस्पताल के वार्ड में पहुंचे तो 2 पुलिस अधिकारी बाहर आ रहे थे। लू सियुआन और डू शियाओहुई को चोट लगी थी और सूजन आ गई थी। डू शियाओहुई की पसली टूट गई थी और लू सियुआन टूटे हुए हाथ से पीड़ित था। ये देखकर कि वे जान के लिए खतरे में नहीं हैं, उसने राहत की सांस ली और फिर दाजुन को पहले स्टोव में वापस जाने के लिए कहा। जब लू सियुआन और डू जियाओहुई ने भी शेन मियामियान को देखा तो राहत की सांस ली।
उन्होंने सुना था कि मियामियान पकड़ी गई थी और वे उसे बचाने के लिए दौड़े थे। अंत में वे मियामियान को बचाने में कामयाब नहीं हुए लेकिन इस दुर्दशा में फंस गए। बहरहाल यह अच्छा था कि शेन मियामियान सुरक्षित था। धुंध में लिपटे दो व्यक्तियों को देखते हुए शेन मियामियान ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए? उद्धरण चिन्ह, मुझे थोड़ी प्यास लग रही है। डू जियाओहुई बिल्कुल भी शर्मीली नहीं थी। उसका बहुत सारा खून बह चुका था और उसे इस समय सचमुच प्यास लग रही थी। हालांकि लू सियुआन चुप रहा, भारी विचारों के बोझ से दबा हुआ लग रहा था। शेन मियामियान मुड़ा और बाहर चला गया और लू सियुआन ने अवसर का लाभ उठाते हुए डू शियाओहुई से बात की। डू शियाओहुई, जब से हमने हाई स्कूल में प्रवेश किया है, आपने मेरे काफी अंडे खाए हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह, डू शियाओहुई लगभग बिस्तर से उछलते हुए बोली। लू सियुआन, इससे आपका क्या मतलब है? क्या आप किसी आदमी को तब लात मारेंगे जब वह नीचे गिर जाएगा और मुझसे अब अंडों के लिए भुगतान करने के लिए कहेंगे? उद्धरण चिन्ह, लू सियुआन ने उस पर नजर डाली लेकिन वह मजाक करने के मूड में नहीं था। वह असामान्य रूप से गंभीर था। इस घटना के लिए मैं अकेले ही दोष लूंगा। मुझे स्कूल से निष्कासित किए जाने की संभावना है और मुझे बीजिंग में पढ़ाई करनी पड़ सकती है। यहाँ एकमात्र चीज जिसके बारे में मुझे चिंता है वह मियामिया है। उन सभी अंडों को ध्यान में रखते हुए कृपया भविष्य में मेरे लिए उसकी अच्छी देखभाल करें। अगर कोई उसे धमकाने की हिम्मत करता है तो मुझसे संपर्क करें और मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति से निपटने के लिए वापस आऊंगा जो उसे धमकाता है। भले ही वह शेन मियामियान के साथ नहीं था, फिर भी वह दूसरों को उसे धमकाने नहीं देता था। लू सियुआन युवा था, लेकिन वह स्थिति की गंभीरता को समझता था। इस बार उसने सनही को गंभीर चोट पहुंचाई थी और भले ही सनही नहीं मरा, लेकिन वह आधा अपंग हो गया था। संभवतः स्कूल अब उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इस घटना से उन्हें ये भी एहसास हुआ कि शेन मियामियान की रक्षा के लिए उन्हें मजबूत बनने की जरूरत है। मियामियान का भाग्य महान चीजों के लिए लिखा था और उसे काफी उत्कृष्ट होना ही था। तभी जब वह उसके साथ खड़ा होगा तो उसे अयोग्य महसूस नहीं होगा और वह उसके योग्य हो सकेगा। डू शियाओहुई को ये सोचकर दुख हुआ कि सारी जिम्मेदारी लू सियुआन पर डाली जा रही है। लू सियुआन, अब आप इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति लगता हूँ जो मुसीबत आने पर जिम्मेदारी से भाग जाता है? मैं भी लड़ाई में शामिल था। मैं कैसे कर सकता था? आप, एक वयस्क व्यक्ति, किस बारे में उपद्रव कर रहे हैं? लू सियुआन ने अधीरता से कहा, अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता तो भी मैं बीजिंग में पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें निष्कासित कर दिया गया तो तुम कहाँ पढ़ोगे? उद्धरण चिन्ह, इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, लू सियुआन ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे परिवार की स्थिति के बारे में नहीं जानता? तुम्हारी माँ बीमार है और उसकी दवा का खर्च हर महीने बहुत अधिक होता है, जो तुम्हारे जीवन यापन के खर्च से कहीं अधिक है। यदि तुम्हें निष्कासित कर दिया जाता है तो तुम्हें विरासत में घर में जमीन का वह छोटा सा टुकड़ा ही मिलेगा। इस बार अस्पताल के बिलों के बारे में चिंता मत करो, मैं उनके लिए भुगतान करूंगा। बस याद रखें, मेरी अनुपस्थिति में उसकी अच्छी देखभाल करना और उसे परेशान मत होने देना। परेशान होकर डू जियाओहुई की नाक अनियंत्रित रूप से चुभने लगी। अध्याय 690 आप सूर्य हे की परवाह क्यों करते हैं? आप उस भयानक रूप से किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? लू सियुआन ने झुंझलाहट से उसकी ओर देखा, अपनी भावनाओं को समायोजित करते हुए। डू जियाओहुई को अचानक एहसास हुआ, लू सियुआन, क्या तुम्हें शेन मियामियान पसंद है? उद्धरण चिन्ह,
इसके बारे में अधिक ध्यान से सोचने पर लू सियुआन को शेन मियामियान की बहुत अधिक परवाह थी, दोस्तों की अपेक्षा कहीं अधिक। उसने उसे कभी भी उसे मियामिया कहने की इजाज़त नहीं दी। अभी उनके शब्दों पर विचार करते हुए डू शियाओहुई को लगभग यकीन हो गया था कि लू सियुआन के मन में शेन मियामियान के लिए भावनाएं हैं। वह वास्तव में सूअर की तरह मूर्ख था। अब इसका पता चल रहा है। क्या तुम मूर्ख हो? अभी ही देखोगे। पहले के विपरीत लू सियुआन ने इस बार इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया। उसकी निगाहें एक निर्विवाद स्वामित्व से भर गईं। उसे शेन मियामियान पसंद आया। जब वे छोटे थे तो वह इन भावनाओं को नहीं समझते थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने धीरे धीरे इसे समझ लिया। हालांकि उसे डर था कि शेन मियामियान को भी ऐसा ही महसूस नहीं होगा, इसलिए वह कबूल करने के लिए तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक वे दोनों कॉलेज में न पहुंच जाएं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये दुर्घटनाएं होंगी। डू शियाओहुई उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह कुछ देर चुप रहा, फिर दृढ़ता से बोला, लू सियुआन, चिंता मत करो। जिन दिनों तुम यहाँ नहीं हो, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूँगा और किसी को भी उसे धमकाने नहीं दूंगा। उसके गंभीर रवैये को देखकर लू सियुआन और भी असहज हो गया और उसने चेतावनी दी, डू शियाओहुई, मैं तुमसे सिर्फ मेरे लिए उसकी देखभाल करने के लिए कह रहा हूँ। कोई अन्य विचार मत लाओ। वह शेन मियामियान के आसपास किसी भी आदमी के साथ सहज महसूस नहीं करता था। अरे, क्या सोच रहे हो? डू जियाओहुई थोड़ा असहज दिखे। फिर उन्होंने कहा, मैं केवल उसकी देखभाल में आपकी मदद करने के लिए सहमत हो रहा हूँ क्योंकि मुझे बीजिंग में आपके द्वारा किए गए सभी प्रयासों को बर्बाद करने से नफरत है। मेरे पास उस पर कोई योजना नहीं है। भले ही आप दोनों बीजिंग स्कूल में प्रवेश लें और मैं नहीं। मेरे विचार करने का क्या मतलब है? ये सब व्यर्थ होगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि इस तरह अपनी ऊर्जा बर्बाद करूँ। ये सुनकर लू सियुआन की अभिव्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो गई। ठीक है, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका दिमाग काम कर रहा है। मियामियान और मैं बस अस्थायी रूप से अलग हो गए हैं। एक बार जब वह बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश कर जाएगी तो हम इस जीवन काल में फिर कभी अलग नहीं होंगे। डू शियाओहुई ने कहा, बीजिंग अपनी सभी सुंदरियों के साथ। कौन जानता है कि आप तब तक अपना मन बदल लें। लू सियुआन की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ, और तुम मियामियान के सामने ऐसी बातें मत कहो। क्या होगा यदि मियामियान को उसकी ईमानदारी पर संदेह हो? जैसे ही डू जियाओहुई बोलने ही वाला था, उसने देखा कि शेन मियामियान 2 कप पानी लेकर अंदर आया। उसने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। पानी गर्म था, इसलिए उसने उसे ठंडा करने के लिए पास की अलमारी में रख दिया। फिर लू सियुआन के पास बैठ गई। इसे लेकर बाहर जाओ। इस तरह अंत तक पहुंचने के लिए तुमने किससे लड़ाई की? उद्धरण चिन्ह। लू सियुआन ने कुछ भी नहीं छिपाया और पूरी कहानी बताई। शेन मियामियान का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। क्या सनहे गंभीर रूप से घायल है? क्या ये जीवन के लिए खतरा है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान, क्या आपको अभी मेरे बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए? लू सियुआन को दुख हुआ। आपको सुनहे की परवाह क्यों है? उद्धरण चिन्ह। यदि उसकी चोटें नहीं होती तो शेन मियामियान ने उसे थप्पड़ मार दिया होता। यदि सनहे मर गया तो क्या तुम्हें एहसास है कि तुम जेल जाओगे? उद्धरण चिन्ह। अपने पिछले जीवन में लू सियुआन तियान कैयान के कारण जेल गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस जीवन में भी वह तियान कैयान के लिए लड़ने के भाग्य से बच नहीं पाएगा। पहले उसे गंभीर रूप से घायल देखकर शेन मियामियान ने इस घटना को तियान कैयान के साथ नहीं जोड़ा था।
यही कारण है कि उसे राहत मिली थी। लेकिन अंत में वह फिर भी तियान कैयान के लिए लड़ने के प्रतिशोध से बच नहीं सकी। ये जानकर कि वह सुनहे के लिए चिंतित थी, लू सियुआन को कुछ हद तक सांत्वना महसूस हुई। सुन वह काफी बुरी तरह आहत है, लेकिन उसे जीवित रहना चाहिए।